ठीक है, तो वेव, अब जो दो हम अगली वेव्स पढ़ेंगे उनको आप वेव्स की नेचर्स भी कह सकते हैं और वेव्स की मजीद टाइप्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब उसमें पहली वेव कौन सी है, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और दूसरी है मैकेनिकल वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और दूसरी है मैकेनिकल वेव। देखो, हमारी ज़िंदगी में दो बातें बड़ी ज़रूरी हैं, देखना और सुनना। तो देखने के लिए जो वेव्स हमें चाहिए वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं और सुनने के लिए जो वेव्स हमें चाहिए वो मैकेनिकल वेव्स हैं। यानी यहाँ पे दो डिफरेंस आ रहा है ना, एक कौन सा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और दूसरा मैकेनिकल। अच्छा, अभी इससे पहले आपने मिसाल में पढ़ा ना कि ट्रांसवर्स की मिसाल क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और लॉन्गिट्यूडनल की मिसाल क्या है। तो जो ट्रांसवर्स है ना, ट्रांसवर्स की ही टाइप के अंदर आती है कौन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और लॉन्गिट्यूडनल में ही कौन आती है, मैकेनिकल, है ना। तो देखो, मैंने कहा कि दो तरह की वेव हैं, देखने के लिए और सुनने के लिए। तो जो देखने के लिए वेव है, जिसकी वजह से हम देखते हैं, वो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसको लाइट वेव भी कहते हैं। और सुनने के लिए जो वेव है वो हमारी साउंड वेव है, साउंड वेव। अच्छा, अब साउंड वेव की नेचर है कि वो मैकेनिकल वेव है। और साउंड वेव की कौन सी टाइप है, मतलब कंपैरिजन किया जाए कि ट्रांसवर्स है या लॉन्गिट्यूडनल है, मैं बोलूँ साउंड वेव की टाइप क्या है, साउंड वेव की कौन सी टाइप है, ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, साउंड वेव की कौन सी नेचर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या मैकेनिकल। हाँ, तो अगर वो आप डिफ्रेंशिएट कर लें, एक को नेचर बोल लें, एक को टाइप बोल लें, तो साउंड वेव एक नेचर रखती है कौन सी, मैकेनिकल। और ख़ुद कौन सी टाइप है वेव की, लॉन्गिट्यूडनल, है ना। तो असल में जो हमें डिफरेंस करना है ना, कंपैरिजन करना है, जो पेपर में आएगा भी, लॉन्ग सवाल में आता है, ऐसे कि डिफरेंस में आता है, या अगर शॉर्ट में आया तो 3 मार्क्स के लिए आ जाएगा, 3 पॉइंट्स। डिफरेंस किसका है, मैकेनिकल वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो सबसे पहले डेफिनेशन के साथ इसका पहला पॉइंट समझते हैं कि मैकेनिकल वेव क्या है। देखो भाई, अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, एक में बहुत एनर्जी है और एक में कम एनर्जी है, तो इन दोनों में से कौन होगा जो बग़ैर किसी के सहारे, बग़ैर किसी की मदद के खुद आगे ट्रैवल कर सकता है? हैं? दो ऑब्जेक्ट है ना, एक में एनर्जी बहुत ज़्यादा है, एक में एनर्जी कम है, किसी के सहारे के बग़ैर कि कोई उसको लेकर जाए, वो अपने आप खुद से ट्रैवल कर सकता है, कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, कम एनर्जी वाला होगा या ज़्यादा एनर्जी वाला होगा, बताओ। कम एनर्जी वाला है, ज़्यादा, जो अपने आप खुद ट्रैवल कर सके, उसको ज़रूरत नहीं हो किसी की, कम एनर्जी वाला, ज़्यादा एनर्जी वाला, बताओ कैसे। भाई दो बंदे हैं, दो में एक में बहुत एनर्जी है, एक में थोड़ी सी एनर्जी है। एनर्जी क्या है, एनर्जी का मतलब है काम करने की सलाहियत, कितना भाग सकते हो, दौड़ सकते हो, काम कर सकते हो, एनर्जी ना। अब एक में बहुत एनर्जी, एक में कम एनर्जी है, कौन है जो ज़्यादा काम कर सकता है या ज़्यादा भाग सकता है या बग़ैर किसी की मदद के खुद भी दूर तक भाग सकता है, मतलब उसको ज़्यादा एनर्जी वाला। और कम एनर्जी वाला होगा, उसके अंदर इतनी ताकत नहीं होगी कि वो दूर तक ट्रैवल करे, तो हो सकता है उसको ज़रूरत पड़े कि उसे कोई लेकर जाए, तो फिर वो किसी गाड़ी में बैठेगा, गाड़ी उसको लेकर जाएगी। और ज़्यादा एनर्जी वाला चलो खुद भी पैदल चल सकता है। तो अब एक मिसाल, ये सिर्फ एक मिसाल दे के बताया, एक्चुअल डेफिनेशन ये नहीं है। एक शख्स वो जिसको कोई ले जाने वाला चाहिए, और एक शख्स वो जो बग़ैर किसी के सहारे चल सकता है। तो इसी तरह यहाँ पे दो वेव्स हैं, एक वेव वो जो बग़ैर किसी के सहारे, बग़ैर किसी की मदद के ट्रैवल कर सकती है, और एक वेव वो जो किसी के सहारे से ही ट्रैवल करेगी, अगर कोई नहीं होगा ले जाने वाला तो वो नहीं जा सकती आगे। तो यकीनन इसमें फ़र्क किसका आ रहा है, ज़्यादा एनर्जी वाला और कम एनर्जी वाला। तो जो सबसे ज़्यादा एनर्जी वाली वेव होगी उसको ज़रूरत होगी कि उसको कोई नहीं, सबसे ज़्यादा एनर्जी वाली उसको ज़रूरत नहीं होगी, और कम एनर्जी वाले को ज़रूरत होगी। सही, अब यहाँ तक बात समझ आ रही है। अब मुझे एक बात बताओ कि सूरज से ज़मीन तक या सितारों से ज़मीन तक रोशनी आ जाती है। हमें रात को सितारा दिख रहा है, हमें रात को स्टार दिख रहा है, इसका मतलब है स्टार से ज़मीन तक रोशनी पहुंच रही है।
तो सूरज से भी ज़मीन तक रोशनी पहुंच रही है। अच्छा, अब एक बात है, सूरज जो है, सूरज को हम कहते हैं कि वो एक प्लाज्मा है। प्लाज्मा यानी मैटर की फोर्थ स्टेट, जिसको हम कहते हैं आग का गोला, फायर। वहाँ असल में हो रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस। क्या हो रहे हैं? जिस तरह एक सिंपल धमाका होता है ना, बम ब्लास्ट, एक सिंपल बम ब्लास्ट होता है तो उससे बहुत सारी एनर्जी पैदा होती है, उससे बहुत सारी, लेकिन उससे शोर भी तो आता है, आवाज़ भी तो आती है ना, एक फटने की एक चीज़ के। अगर दूर दराज किसी शहर में बहुत बड़ा ब्लास्ट भी हो तो दूर दूर तक आवाज़ जाती है, या अगर एक पीएमटी फटे है हमारे इलाके का तो भी आवाज़ तो दूर दूर तक जाती है, कोई सिलेंडर फटे है दूर तक आवाज़ जाती है ना। लेकिन क्या सूरज पे किसी किस्म का शोर नहीं होगा? जब सूरज पे कोई एक नहीं हज़ारों करोड़ों ब्लास्ट हर सेकंड में होते हैं, क्योंकि एनर्जी वहीं से तो पैदा हो रही है। कहाँ से हो रही? न्यूक्लियर रिएक्शन। जो भी आप अपनी फिजिक्स में पढ़ेंगे, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, वो ऐसे रिएक्शन है जो एनर्जी पैदा करते हैं। तो एक ब्लास्ट भी होगा, शोर भी होगा। तो क्या आपको लगता है कि सूरज से ज़मीन तक आवाज़ को आना चाहिए था? सूरज तो बहुत बड़ा है, प्लस उसके ऊपर इतना शोर है, तो ज़मीन तक उसका शोर क्यों नहीं आ रहा? अच्छा, सिंपल सी बात है, जहाज़ जब जा रहा होता है बहुत हाइट पर तो जहाज़ की आवाज़ आती है ना, और वो कितना चुभता है वो शोर हमें। जहाँ मतलब अमूमन जब फाइटर प्लेन जा रहा होता है ना, कोई F-16 जा रहा है, अब वो उसको कहते हैं सोनिक बूम, सोनिक बॉम्ब भी कहते हैं उसको, जो इतना तेज़ साउंड उसका आता है, हमें चुभता है, बुरा भी लगता है कभी कभी। तो इतना ऊपर जहाज़ जा रहा है, उसका साउंड भी तो सुनाई देता है ना। तो इसका मतलब है सूरज के ऊपर भी बहुत शोर है, लेकिन ज़मीन तक उसका साउंड नहीं पहुंच रहा। एक तो पहली बात फासला बहुत है, और दूसरी बात ये है कि सूरज से लेके ज़मीन के दरमियान जो खला है ना, कौन? खला यानी स्पेस। स्पेस बोलूँ तो स्पेस का मतलब होता है वहाँ कुछ भी नहीं है। स्पेस बोला जाए तो स्पेस का मतलब क्या होता है? अच्छा, एक होता है स्पेस और हम बोलते हैं दूसरा आउटर स्पेस। देखो, स्पेस तो ये भी है, स्पेस तो ये भी जहाँ चील उड़ रही है, ये भी स्पेस है। स्पेस का मतलब है खाली जगह। लेकिन एक होता है आउटर स्पेस। आउटर स्पेस का मतलब है आप ज़मीन से इतना ऊपर चले जाओ कि वहाँ एटमॉस्फेयर भी ख़त्म हो जाए, मतलब हवा भी वहाँ पे, वहाँ सांस भी नहीं ले जा सके, टोटल एम्प्टी, उसको बोलते हैं वैक्यूम। क्या बोलते हैं उसको? हाँ, आउटर स्पेस का मतलब है टोटल एम्प्टी, या फिर क्या है? वैक्यूम। इसका मतलब है ना वहाँ सॉलिड है, ना वहाँ लिक्विड है, ना वहाँ गैस है, हवा तक भी नहीं है, वहाँ हम सांस भी नहीं ले सकते। तो इसका मतलब है स्पेस में देयर इज़ नो मीडियम। मीडियम का मतलब है रास्ता, कि पानी में से जा रहे हो, हवा में से जा रहे हो, या ज़मीन से जा रहे हो, बाय बस जा रहे हो, बाय शिप जा रहे हो, या बाय प्लेन जा रहे हो। 3 मीडियम आ गए ना, हवा, पानी और ज़मीन। लेकिन स्पेस में कोई भी मीडियम नहीं है, सही है? तो अब यहाँ सबसे बड़ी बात आ रही है मीडियम की। तो सूरज से लेके ज़मीन तक रोशनी आ रही है, लेकिन साउंड नहीं आ रहा। इसका मतलब है रोशनी को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद इतनी एनर्जी रखती है कि वो खुद ही पहुंच जाएगी। लेकिन साउंड लाइट के मुकाबले में बहुत कम एनर्जी रखता है, वो छोटे मोटे में से तो गुजर जाएगा, मतलब छोटे मोटे इसमें वैक्यूम में से, लाइक एटमॉस्फेयर में से जहाँ एयर हो। लेकिन जहाँ बिल्कुल ही खाली हो ना, कोई नहीं हो, तो वहाँ से वो अपने आप खुद ट्रैवल नहीं कर सकता। तो लिहाजा साउंड वेव कौन सी वेव है? मैकेनिकल वेव। तो मैकेनिकल वेव की डेफिनेशन क्या हुई? आ वेव विच रिक्वायर a मीडियम टू ट्रैवल। ऐसी वेव जिसको ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए हो? मीडियम, या तो हवा या पानी या सॉलिड, कोई तो हो। खाली जगह से ट्रैवल वो नहीं करेगी, खाली जगह से ट्रैवल नहीं करेगी, सही है? कोई उसको ले जाने वाला होना चाहिए, सही है? क्योंकि उसमें एनर्जी है, लेकिन इतनी नहीं है कि वो खाली जगह से खुद ब खुद ट्रैवल कर ले, ठीक है? अच्छा देखो, तो लिहाजा मैकेनिकल वेव आर द वेव विच रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन का वर्ड लिखा होगा, या फिर टू ट्रैवल, सही है? ये पहला पॉइंट डेफिनेशन। इस तरह दूसरी चीज़ क्या है? पता है यहाँ, हाँ दूसरी क्या है? इलेक्ट्रो, मैं भी साइड में आ गया। दूसरी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होगी? डेफिनेशन पे गौर करो। यहाँ लिखा हुआ होगा रिक्वायर मीडियम, वहाँ लिखा होगा विच डू नॉट रिक्वायर मीडियम।
क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर वेव विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, जिसको किसी मीडियम से ट्रैवल, जिसको कोई मीडियम चाहिए नहीं। बिलियन मीटर कहते हैं, असल में यहाँ पे एक वर्ड आता है लाइट ईयर। जब हम आसमानी फासलों की बात करते हैं ना, आसमानी फासले, तो बोलते हैं लाइट ईयर। हम बोलेंगे बिलियन लाइट ईयर, मिलियन लाइट ईयर दूर से सितारा हमें ज़मीन तक रात में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब रोशनी तो पहुँच जाती है लेकिन शोर नहीं पहुँच पाता। हाँ, एक लिमिट है, वो लिमिट जहाँ एटमॉस्फेयर है, जहाँ हवा है, वहाँ तक जहाज़ उड़ रहा है, जहाज़ का शोर ज़मीन तक। लेकिन जब वो एटमॉस्फेयर से बाहर चला जाएगा तो वहाँ से कोई कितना भी शोर कर ले, उसकी आवाज़ ज़मीन तक, क्योंकि क्या चीज़ आ गई? टोटल एम्प्टी वैक्यूम या आउटर स्पेस का मतलब है खाली जगह आ गई। खाली जगह से मैकेनिकल वेव ट्रेवल नहीं करती। तो यहाँ जो वर्ड मैकेनिकल आ रहा है ना, देखो मैकेनिकल से एक वर्ड आपके ध्यान में आता है मोशन, मैकेनिकल से एक वर्ड आता है मोशन। अब मोशन से मुराद ये है कि कोई पार्टिकल हो, कोई ज़र्रा हो जो वाइब्रेशन कर रहा हो और वो आगे लेकर जाए। अब जब मैं बोल रहा हूँ तो मेरी साउंड एनर्जी कैसे आगे बढ़ रही है? हवा में मौजूद हवा के पार्टिकल ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं ना, तो यही तो मैकेनिक्स हो रही है, यहाँ मैकेनिकल वेव आ गई। सही है, तो पहला पॉइंट बन गया, ऐसी वेव जिसको मीडियम चाहिए, वो कौन है? मैकेनिकल है। मैकेनिकल मतलब मोशन, मोशन मतलब उसको मीडियम चाहिए, मैकेनिकल को मीडियम चाहिए और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को मीडियम नहीं चाहिए। सही है, ठीक है, चलो अब पहला पॉइंट हो गया। अब बता दूसरा पॉइंट क्या लिखा है? दूसरा पॉइंट है मैकेनिकल वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटरी मोशन इन अ रिस्पेक्टिव मीडियम। देखो क्या कह रहा है, मैकेनिकल वेव्स पैदा होती हैं वाइब्रेटरी मोशन की वजह से। भाई हर वेव वाइब्रेशन से पैदा होती है, वो बात सही है, लेकिन क्या लिखा हुआ है? इन द रिस्पेक्टिव मीडियम। इसका मतलब है यहाँ पे मीडियम का जिक्र ज़रूरी है, क्योंकि इसको मीडियम चाहिए, है ना, मीडियम के बगैर इसका काम नहीं है। और दूसरा क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय चेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये वाली बात अभी समझने के लिए बहुत लेंथी है, तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं, बहुत आसान से सिंपल बताऊंगा, इसको देखना समझना। यहाँ पे एक वर्ड आता है क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। क्या आ रहा है? इलेक्ट्रो। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ना दो नामों का कॉम्बिनेशन है, यह फिजिक्स की बहुत बड़ी दो अलग अलग फील्ड्स का कॉम्बिनेशन है। किसका कॉम्बिनेशन है? अलग अलग फील्ड्स का। दो वर्ड दिख रहे हैं, इलेक्ट्रो और, अब इलेक्ट्रो से मुराद है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक से मुराद है मैग्नेट्स। जिस तरह हमारे घर में मौजूदा जनरेटर जो बिजली पैदा करता है, उसमें मैग्नेट लाजमी होता है, मैग्नेट की मदद से बिजली पैदा हो रही है। बाइक के अंदर मैग्नेट कवर होता है, पंखों में मैग्नेट होता है, हर वो चीज़ जो बिजली से घूम रही है ना, उसमें क्या लगा होता है? तो वहाँ एक फेनोमिना है इलेक्ट्रो, ला दो मुझे तो, इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ना दो बातें आती हैं, एक आता है इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रो के लिए कौन सी फील्ड होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैग्नेटिक के लिए होगी मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रो के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक के लिए मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा देखो, आपने नाम सुना है इलेक्ट्रिक चार्जेस का, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। अभी हम सिर्फ एक की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन। एक चार्ज है इलेक्ट्रिक चार्ज, जिससे बिजली बनती है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है ना, तो उसी की बात करूंगा। कौन? मैं यहाँ माइनस साइन से शो कर रहा हूँ, ये माइनस साइन कौन है? ये एक इलेक्ट्रॉन। कोई भी चार्ज अपने गिर्द, अपने सराउंडिंग में, अपने आसपास एक ऐसा रीजन रखता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी चार्ज यानी पॉजिटिव नेगेटिव को खींचेगा, नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब दोनों एक दूसरे से आके अट्रैक्ट होएंगे। देखो चलो लिख देते हैं फिलहाल, लेकिन इसकी डिटेल हमारे आगे के चैप्टर में। देखो कौन सी बात बता रहा हूँ मैं, क्या बात बताई मैंने? हाँ, मैंने ये बात बताई थी यहाँ पे कि ये लाइन समझ लो। देखो अनलाइक चार्जेस, ये भी ना आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर में। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, और दूसरा है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। देखो बेटा, अनलाइक का मतलब है अलग अलग, मुख्तलिफ, जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। सही है। और लाइक का मतलब है एक जैसे, जैसे इलेक्ट्रॉन और
हाँ, प्रोटॉन और ये ना दो एक जैसे होंगे ना तो वो लाइक हैं, मुख्तलिफ होंगे। तो देखो बेसिकली जो अट्रैक्शन होती है ना वो अनलाइक में होती है, और दूर कौन भागते हैं? जो एक जैसे होते हैं। तो हमेशा नेचुरल सी बात है, अट्रैक्शन ऑपोजिट में जाती है, सेम में नहीं जाती। तो नेगेटिव को अट्रैक्ट नहीं करता, दूर फेंकता है, रद्द करता है, कहते हैं उसको रद्द करता है। हाँ, रद्द कहते हैं, रद्द कर दिया। तो जो धुतकार आ जाता है, जिसको रद्द कर दिया जाता है, तो रद्द करने का मतलब है रिपेल करना, और खींच लेना अपनी तरफ, उसका मतलब है अट्रैक्ट करना। तो बेटा मैं यहाँ बता रहा हूँ कि जो EM वेव है ना वो कैसे पैदा होती हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है ना तो उसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है, वो बनाती है क्या? मैग्नेटिक फील्ड, और फिर वो दोबारा बनाती है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कॉम्बिनेशन बनता है, इसी वेव को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इसके लिए हमें कोई मीडियम नहीं चाहिए होता, सही है? हाँ, बस ये एक पार्टिकल होता है, कौन? इलेक्ट्रॉन, बस वो वाइब्रेट करता है, वो वाइब्रेट करता है, वेव जनरेट होना शुरू हो जाती है ना। चलो अब अगला पॉइंट क्या है? आई थिंक एग्जाम्पल का आ रहा है। साउंड वेव, वाटर वेव एंड सीस्मिक वेव। कौन सी वेव? साउंड वेव समझ आ गई कौन सी वेव है, ठीक है। वाटर वेव भी समझ आ गई। ये बताओ साउंड को ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए? मीडियम चाहिए। साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए, कौन सी वेव है? क्या? अरे साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए, है ना? तो कौन सी वेव है? मैकेनिकल। अभी जो नेचर की बात कर रहा हूँ, पानी में जो वेव बनती हैं, पानी में जो रिपल्स बनते हैं, वो किस में ट्रैवल कर रहे हैं? पानी में कर रहे हैं ना, तो मीडियम चाहिए। कौन सी वेव हो गई? मैकेनिकल। अब एक और वर्ड आ रहा है, कौन सा? सीस्मिक वेव। क्या है ये, पता है? सीस्मिक वेव क्या होती है? अर्थक्वेक की वेव्स। जब ज़मीन में ज़लज़ला आता है, ज़मीन ऐसे हिलती है, ज़मीन के अंदर ज़मीन की जो लेयर्स हैं ना उनमें वेव पैदा हो जाती हैं, और वो ज़मीन को ऐसे झंझोड़ती हैं, हिलाती हैं। तो अर्थक्वेक की ज़लज़ले वाली वेव जो होती है ना उनको बोलते हैं क्या? सीस्मिक वेव। क्योंकि वो किस में से ट्रैवल करती हैं? वो ज़मीन में से ट्रैवल करती है। ज़मीन क्या है? मीडियम। ज़मीन में से ट्रैवल करेंगी जब भी तो ज़मीन को हिलाएंगी, तो ज़मीन हिलती है तो फिर ज़लज़ला आता है। अच्छा, अर्थक्वेक में दो वेव होती हैं, एक होती है सेकेंडरी वेव, एक प्राइमरी वेव। प्राइमरी को बोलते हैं P वेव, सेकेंडरी को बोलते हैं S वेव। हमेशा जब ज़लज़ला आता है ना पहले आती है प्राइमरी वेव, है ये, वो ज़्यादा ख़तरनाक होती है, असल तबाही की शुरुआत वहीं से होती है। फिर आती है कौन सी? सेकेंडरी वेव। एक और वेव आती है, वो दोनों मिला के तकरीबन अच्छी खासी मिला के कह रहा हूँ, एक तबाही क्रिएट करती हैं, डिस्ट्रक्शन पैदा करती हैं। क्योंकि ये वेव्स ज़मीन में से गुजर रही होती हैं, मीडियम में से गुजरती हैं, तो लिहाजा कौन सी वेव है? मैकेनिकल वेव। सही है, मैकेनिकल वेव। नो, अब क्या है? रेडियो वेव, इंफ्रारेड, लाइट वेव, अल्ट्रावायलेट एंड दूसरी कैसे लिखिए? इंफ्रारेड, ठीक है, आर सम एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकल वेव, ठीक है। अच्छा देखो, अभी कौन सी वेव थी? साउंड वेव, साउंड, वाटर, और कौन सी? सीस्मिक। ये कौन सी आ गई? ये आ गई मैकेनिकल, क्योंकि ये किसी मटेरियल में से गुजरती हैं, है ना। साउंड अमूमन हवा में से भी गुजरता है, पानी में से भी, और सॉलिड में से भी, ठीक है। साउंड तीनों में से गुजरता है। मैकेनिकल हो गया ना, पानी तो पानी में से गुजरेगा मैकेनिकल, और सीस्मिक क्या है? ज़मीन में से गुजर रही होती है। अच्छा, अब बात आ रही किसकी? रेडियो, हाँ मैं लिख रहा हूँ बस पहले, इंफ्रा रेड वेव, ठीक है। अच्छा, इसमें और बहुत सारी होती है, सबके वैसे यहाँ नाम लिख देता हूँ, वहाँ तो 2-3 ही लिखी हुई है। रेडियो, लाइट वेव है, माइक्रोवेव भी लिखी हुई है, ठीक है। माइक्रोवेव्स, अल्ट्रावायलेट कहते हैं, अल्ट्रावायलेट। ये ना, ये जो मैं लिख रहा हूँ, ये वाली, ये ऊपर वाली मैकेनिकल थी, ये वाली जो है ना ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, ठीक है। ये EM है। अच्छा जी, एक्सरेज भी लिख सकते हैं उसमें।
बासिल तुम बताओ मैकेनिकल वेव क्या होती है? मैकेनिकल वेव होती है हाँ, जिनके अंदर ट्रांसफर वेव भी होती है और लॉन्गिट्यूडनल वेव भी होती है। ये तो प्रॉपर्टी है उसकी, ये एक पॉइंट है उसका, है ये तो तुम बता रहे हो, सही बता रहे हो। मैकेनिकल वेव को की तारीफ़ करो ना, उसकी डेफिनेशन बताओ। मैकेनिकल वेव होती क्या है? मैकेनिकल वेव को मीडियम नहीं चाहिए। मीडियम चाहिए होता है या नहीं चाहिए होता? मीडियम सोच लो, चाहिए होता चाहिए होता है, पक्की बात है। हाँ फिजा, मीडियम चाहिए होता है या नहीं चाहिए होता मैकेनिकल वेव को? है। चाहिए होता चाहिए होता है या नहीं चाहिए होता? मैकेनिकल वेव, भाई मैकेनिकल से वर्ड आ रहा है मोशन, और मोशन से मुराद ये है कि कोई मीडियम में कोई चीज़ हो जो वाइब्रेशन करे, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, तो मैकेनिकल वेव को मीडियम चाहिए होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मीडियम नहीं चाहिए होता। अच्छा, मैकेनिकल वेव जो है वो वैक्यूम में से ट्रैवल कर सकती है या नहीं कर सकती? नहीं कर सकती। तो फिर वैक्यूम से उसकी कोई स्पीड होगी नहीं होगी? नहीं होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम से ट्रैवल कर सकती है या नहीं कर सकती? तो कर सकती है, बल्कि करती है। किस रफ्तार से करती है? 3 इसको कैसे पढ़ोगे? नहीं, अभी तुमने 300 वाली क्या बात बोली, वो बता दो बार। 300 मिलियन मीटर पर सेकंड, या इसको एक्सपोनेंट में कैसे पढ़ते हैं? 3 एक्सपोनेंट 8, 10 की पावर 8, 3 एक्सपोनेंट 10 की पावर 8, 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। सही है। अच्छा, ये जो बातें कल लिखी थी, साउंड वेव्स, वाटर वेव, सीस्मिक वेव, ये किसके एग्जाम्पल हैं? मैकेनिकल वेव की है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की? मैकेनिकल वेव की हैं। सही है, ठीक है। रेडियो वेव, लाइट वेव, इंफ्रारेड, माइक्रो, अल्ट्रा, एक्सरे, गामा, ये किसकी एग्जाम्पल हैं? किसकी हैं? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स की। सही है। फिर एक और पॉइंट हमने पढ़ा था कि मैकेनिकल वेव्स जो हैं वो मीडियम में किसी पार्टिकल के वाइब्रेट होने से बनती हैं, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे बनती हैं? चेंजिंग ऑफ, दो वर्ड थे, चेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड, हाँ, चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड, जब कोई चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करता है यानी मूवमेंट में आता है, तो वो चार्ज जिसके गिर्द पहले से मौजूद होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसके वाइब्रेट करने से उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बदलती है, और बदल के कौन सी फील्ड बनाती है? मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरह इलेक्ट्रिक से मैग्नेटिक और फिर मैग्नेटिक से इलेक्ट्रिक का चेंज आने से जो वेव पैदा होती है उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। फिर जो तुमने एक प्रॉपर्टी अभी शुरू में बताई थी कि मैकेनिकल वेव में दोनों वेव्स आ सकती हैं, लॉन्गिट्यूडनल भी और ट्रांसवर्स भी, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में सिर्फ और सिर्फ कौन सी होती है? ट्रांसवर्स। अच्छा, आप देखो ये जो ज़लज़ले आते हैं या जो सुनामी आते हैं, पहले बताओ कि सुनामी से ज़लज़ला आता है, ज़लज़ले से सुनामी आता है? ज़लज़ले के बाद सुनामी आता है। हमेशा सैलाब ज़लज़ले के बाद का चक्कर है, मतलब ज़लज़ला आएगा तो सुनामी का ख़तरा बढ़ता है ना, क्योंकि ज़लज़ले की जो वेव्स होती हैं, अर्थक्वेक, सीस्मिक वेव्स, वो ज़मीन को हिला देती हैं, इसमें एनर्जी पैदा कर देती हैं, फिर वो डिस्ट्रक्शन होती है। वही वेव्स जब अंडर वाटर आती होंगी, जब ज़मीन में से गुजरती तो पानी में से भी गुजरती होंगी, जब पानी में से गुजरती है तो पानी में हलचल पैदा कर देती होंगी, तो लिहाजा वो सबब बनता है किसका? सुनामी का। तो ये अर्थक्वेक या सुनामी की जो सीस्मिक वेव्स होती हैं, इनमें ना ट्रांसवर्स भी है और लॉन्गिट्यूडनल भी है, दोनों का कॉम्बिनेशन है ये, क्योंकि वो किस में आती है? वो मैकेनिकल वेव में आती है, और मैकेनिकल वेव में दोनों पाई जाती हैं। ठीक है। हाँ, हम इस वक्त जिस एनवायरनमेंट में मुख्तलिफ रेडिएशंस में घिरे हुए हैं, अक्सर औकात आपके पास रात को मैसेज आता है कि 12 बजे के बाद अपना मोबाइल बंद कर दो, कॉस्मिक रेज गुजरेंगी, बहुत बड़े प्लैनेट्स आएंगी, वो सब फालतू के मैसेजेस होते हैं कि एक बहुत बड़े प्लैनेट से कॉस्मिक रेज आएंगी, तो रात के 12 के बाद मोबाइल बंद कर देना। खैर वो सब एक फालतू के मैसेज हैं, लेकिन वो जो वर्ड कॉस्मिक रेज बोलते हैं, कॉस्मिक रेज आर एवरी टाइम, लाइक वो हर वक्त स्पेस से ज़मीन पर आ रही हैं, स्पेस से होते हुए। तो ये हमारा सारा एक बैकग्राउंड, एक रिवीजन हो गया किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का और मैकेनिकल वेव्स का। ठीक है, चलो अब इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है, उसको देख लो पहले, रिपल टैंक।